आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी विशाल धनराशियां सबकी आंखों के सामने ही बिना किसी निशान के गायब हो सकती हैं। और आज हम एक ऐसे मामले का खुलासा करेंगे जो आपको बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि ठीक इसी समय इन्हीं पलों में कोलकाता में ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिससे असली आपराधिक थ्रिलर जैसे लगते हैं। छापे, दस्तावेजों की जब्ती और ऐसे आरोपी जिनके नाम व्यापार की सबसे ऊंची परतों में जाने पहचाने जाते हैं। जरूर हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी व्यक्तिगत राय साझा करूंगा और एक ऐसा तथ्य बताऊंगा जो आपको सचमुच चौंका सकता है, लेकिन वह सबसे अंत में होगा। अभी आइए इस उलझी हुई कहानी के विवरण को समझते हैं। बड़े पैमाने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई के विवरण में जाने से पहले मैं आप सभी से सक्रिय होने का अनुरोध करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका समर्थन हमें सबसे बड़े भ्रष्टाचार घोटालों को उजागर करने में मदद करता है। साथ ही यदि आप YouTube पर स्पॉन्सरशिप के जरिए हमारे प्रोजेक्ट का समर्थन करने का निर्णय लेते हैं तो हम उसके लिए बेहद आभारी होंगे, क्योंकि आपकी मदद से ही हम ऐसे जटिल और मेहनत तलब विषयों पर काम जारी रख पाते हैं। तो आइए अब मामले की असलियत पर आते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे CBI के नाम से अधिक जाना जाता है, ने कोलकाता के विभिन्न इलाकों में कई शक्तिशाली छापे मारे। इसका कारण था बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा एक विशाल धोखाधड़ी का मामला, जिसकी राशि 7,25,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। पहली नजर में यह राशि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी न लगे, लेकिन यह तो सिर्फ हिमशैल का सिरा है, कहीं अधिक गंभीर घोटालों की श्रृंखला का पहला अध्याय। जांच एजेंसियों के निशाने पर आई कंपनी का नाम है स्वाति माइनिंग, जो वर्षों से खनिजों के खनन के कारोबार में लगी हुई थी। अधिकारियों ने एक साथ कई ठिकानों पर छापे मारे, जिनमें न्यू अलीपुर और न्यू टाउन जैसे अभिजात्य इलाके भी शामिल हैं, जहां इस योजना से जुड़े मुख्य लोग रहते हैं। गुरुवार की सुबह इन शांत और प्रतिष्ठित इलाकों के निवासी उस समय स्तब्ध रह गए जब सशस्त्र दस्तों और जांचकर्ताओं ने निजी आवासों के बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए। हमारे विभागीय सूत्रों के अनुसार मुख्य ध्यान व्यवसायी अमित कुमार केजरीवाल के घर पर केंद्रित था, जो न केवल प्रमोटर हैं बल्कि उन्हीं ऋणों के गारंटर भी थे जो कभी बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं लौटे। तलाशी के दौरान जांचकर्ता भारी मात्रा में दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरण जब्त कर रहे हैं, जो यह उजागर कर सकते हैं कि ये सरकारी करोड़ों रुपए आखिर गए कहाँ। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी योजना बहुत बारीकी से तैयार की गई थी। फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल, संपत्तियों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और जटिल लेन देन, जिनका उद्देश्य सुरागों को उलझाना था। लेकिन अब जब CBI ने स्वाति माइनिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यह साफ हो रहा है कि इस बार जिम्मेदारी से बच पाना संभव नहीं होगा। जांचकर्ता लगभग 24 घंटे काम कर रहे हैं, यह पता लगाने की कोशिश में कि क्या इस कंपनी के पीछे और भी प्रभावशाली संरक्षक तो नहीं थे, जिन्होंने सरकारी बैंकों से धन की बेहिसाब निकासी को संभव बनाया। न्यू टाउन में माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि छापे कई घंटों से जारी हैं और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब्त किए गए सबूतों की मात्रा सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमित कुमार केजरीवाल को लंबे समय तक एक आदर्श उद्यमी माना जाता था, लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों ही गंभीर सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि इस तरह का बैंकिंग धोखाधड़ी कानून के तहत कड़ी सजा के योग्य होता है। हम जांच एजेंसियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो के नेतृत्व की आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाएगा। यदि अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधों की पुष्टि होती है तो कोलकाता में ऐसे खुलासों की एक पूरी लहर आ सकती है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र में कई अनुबंधों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। विवरणों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में शैतान हमेशा उन्हीं बारीकियों में छिपा होता है जो पहली नज़र में मामूली लगती हैं। और अब, जैसा कि मैंने वादा किया था, स्वाति माइनिंग और अमित कुमार केजरीवाल से जुड़ी इस पूरी स्थिति पर अपने विचार साझा करने का समय आ गया है। और यकीन मानिए, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ वह आपको सचमुच झकझोर सकता है। इन छापों के पैमाने और केंद्रीय जांच ब्यूरो की आत्मविश्वासपूर्ण कार्रवाई को देखकर यह साफ हो जाता है कि 7 मिलियन रुपये तो सिर्फ एक बहाना है, एक छोटी सी कड़ी, ताकि उस विशाल फोड़े को फोड़ा जा सके जो वर्षों से कोलकाता की वित्तीय प्रणाली के केंद्र में पनप रहा था। मुझे सबसे ज्यादा झटका पैसे की चोरी से नहीं लगा, दुर्भाग्य से हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि इस बात से लगा कि देश के संसाधनों तक पहुंच रखने वाले लोग कितनी निर्लज्जता और खुलेपन से वैध गतिविधियों का नाटक करते हैं, गारंटर और सम्मानित व्यवसायी होने की आड़ में। जरा सोचिए, अगर न्यू अलीपुर का एक उद्यमी इतनी आसानी से बैंक खातों में हेरफेर कर सकता है, तो अभी कितनी और कंपनियां होंगी जो अर्थव्यवस्था से धन निकाल रही हैं, जबकि हम कर चुकाते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं।
मेरी राय स्पष्ट है, यह मामला फर्जी कंपनियों के पूरे नेटवर्क के पतन की शुरुआत बनेगा और हम देखेंगे कि कैसे डोरियां उन लोगों तक पहुंचेंगी जिनके नाम फिलहाल जोर से लेने से भी डर लगता है। यह सिर्फ बैंकिंग धोखाधड़ी नहीं है, यह विश्वास का एक प्रणालीगत संकट है जो दर्जनों अधिकारियों के करियर को तबाह कर सकता है, जिन्होंने मुनाफे में हिस्सेदारी के बदले इन योजनाओं पर आंखें मूंद ली थीं। हम अछूते माने जाने वाले लोगों के युग के अंत के साक्षी बन रहे हैं और यह तथ्य कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इतने प्रभावशाली लोगों के घरों तक पहुंच गई हैं, यह दर्शाता है कि खेल के नियम अब पूरी तरह बदल चुके हैं। अब कोई भी न्यू टाउन की ऊंची दीवारों के पीछे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। कमेंट्स में लिखिए कि आप इस खुलासे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको विश्वास है कि दोषियों को सच में उनकी की सजा मिलेगी, या फिर यह बड़े राजनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाली और भी बड़ी घटनाओं से पहले की एक दिखावटी कार्रवाई मात्र